एवरीवन, मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और हम लोगों ने कल थ्योरी पार्ट किया था ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था और आज इसका हम एमसीक्यू पार्ट करेंगे, जो भी बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से, उसको हम देखने जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम सीधे एमसीक्यू पर आते हैं। और ज़्यादा एमसीक्यू नहीं है, आप आसानी से इसका कवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला एमसीक्यू। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रहा है। भारत में उपनिवेशीय शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस की संगठक थी। कह रहा है कि कौन कौन से होम चार्जेस में जुड़े होते थे, इसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर। चलिए इसका पहला ऑप्शन देखते हैं। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये बिल्कुल थी। जो भी लंदन में पैसे खर्च होते थे और यहीं के होम चार्जेस से लिए जाते थे। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये भी बिल्कुल सही है गाइस। भारत में जो भी कर्मचारियों को वेतन दिया जाता था अंग्रेजों को, वो यहीं से पैसे वहन किए जाते थे। तीसरा ऑप्शन दे रहा है गाइस, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले धन, ये गलत है गाइस। मैंने ऊपर ही थ्योरी पार्ट में बताया था कि अंग्रेज जो भारत में बाहर से युद्ध करते थे, जो भी भारत के बाहर, वो होम चार्जेस से पैसे नहीं लिए जाते थे। तो याद रखिएगा इसका 1 और 2 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी IAS प्री 2011 का क्वेश्चन है ये। आइए, औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार की गृह शुल्कों होम चार्जेस से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय, यह 1919 तक था। तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन भारत के बाहर युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। तथा विकल्प क्या है, बी सही है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शब्द इंपेरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था किस लिए। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए, बिल्कुल सही है गाइस। भारत में कोई भी ऐसे ब्रिटिश उत्पाद आते थे तो उस पर बहुत सारे विशेष रियायत दी जाती थी, तो उसी के लिए इंपेरियल प्रेफरेंस शब्द होता था। ब्रिटिश नागरिकों द्वारा दिए जा रहे भारतीय प्रजातीय भेदभाव के लिए गलत है। ब्रिटिश हित के लिए किए जाने भारतीय हित के दमन के लिए बिल्कुल गलत है। और भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पोर्टफोलियो एजेंट को दी जाने वाली तरजीह, ये भी गलत है गाइस। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ये भी IAS प्री 1999 में क्वेश्चन आया था। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। तो ये मैंने आप लोग को ऊपर में थ्योरी क्लास में बताया था। अब देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था। तो इसका कारण था ऑप्शन डी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश को तरजीह दिया जाना। यानी कि जो भी पैसे वाले लोग होते थे वो ज़्यादातर किस में निवेश करते थे, भू संपत्ति वगैरह में। इसके लिए यहाँ पर कोई भी उद्योग का विकास नहीं हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ये भी देखिए IAS प्री का क्वेश्चन है 1999। अब देखिए 18वीं शताब्दी से है। निर्यातित प्रमुख के पण्य पदार्थ यानी कि स्टेपल कमोडिटीज़ क्या थे। यानी कि अगर 18वीं शताब्दी में कौन से ऐसे प्रोडक्ट थे जो उससे प्रोड्यूस किए जाते थे उस समय, इसको आपको बताना है। अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम, चीनी, नमक, जस्ता और सीसा। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये भी IAS का क्वेश्चन है। तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय, और लास्ट में दे रहा कपास, रेशम, सोडा, अफीम। तो ये बिल्कुल सही है गाइस। आपको पता है कि जो सोडा और अफीम होता था तो ये तो बिहार से लिया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, इसको याद करिएगा, हमेशा याद रखिएगा। रेशम जो होता था ये बंगाल से ही होता था, हालांकि रेशम को बहुत अन्य जगहों से भी लिया जाता था। और कपास जो होता था ये महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब जगहों से कपास को लिया जाता था। तो ये यहाँ पर दे रहा है, प्रश्नानुसार 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से नियोजित प्रमुख पण्य पदार्थ कौन कौन थे। कपास, रेशम, सोडा, अफीम आदि थे। 18वीं शताब्दी में नील भी निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। तब कि इस काल में अफीम मुख्य रूप से चीन को निर्यात की जाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू की थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था 1793 में। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू की गई। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के
एक नए वर्ग भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति या भद्रे नवाब हुआ करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। सेम क्वेश्चन है गाइज, अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था तो किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। ठीक है, देखिए कितने एग्जाम में आया, उत्तराखंड, यूपीपीएससी, 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 लगातार। अस्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा जमींदारों से संबंधित किया गया था। ये कॉर्नवालिस ने लाया था, ऊपर हमने देखा है। ठीक है गाइज, कब लाया था? 1793 में। ठीक है, और ज़मींदारों से सीधे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? सेम क्वेश्चन है, ज़मींदारों के साथ। ठीक है, बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिएगा। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भूव्यवस्था राज्य स्थापित की थी? तो किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। याद रखिएगा इस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त से लागू किया गया था। कब किया गया था? 1793 में। ठीक है गाइस, 1793 में इसे लाया गया था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़ देकर देखा जाता है? तो देखिए कौन कौन है। कह रहा है रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त करना, ये गलत है, 100% गलत है। रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति और ख़राब हो गई थी, क्योंकि उनकी ज़मीनें नीलाम कर दी जाती थी। सनसेट का नियम था, सूरज डूबने से पहले ज़मींदार को अपने कर को अदा करना था, नहीं तो उनकी ज़मीनों को नीलाम कर दी जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़मींदारों का अधिपति बनाना, नहीं ये भी गलत है गाइस। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी तथा तीनों कथन क्या है? गलत है। और ये IAS प्री 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था वाली भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था, जब तक कि वे लगान एकत्र कर उसका 10/11 भाग सरकार को देते रहते थे। लेकिन जमींदारी का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, पड़ती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदार एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विविध वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, यानी कि कई ज़्यादा विवाद बढ़ गए थे। इसलिए विकल्प क्या है? डी सही होगा। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793, यह अस्थायी बंदोबस्त को चिरस्थायी बंदोबस्त कहते थे, के अंतर्गत जमींदारों की अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टे जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए। इसका क्या कारण था? जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, यह बिल्कुल गलत है। जमींदार के ऊपर किसानों का विश्वास नहीं था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, बिल्कुल सही है गाइज। कोई भी सरकारी यहाँ पर नियंत्रण नहीं था जो जमींदारों पर देख सके। यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, नहीं गाइज। खेतिहरों को दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी, यह भी गलत है। तो IAS प्री का क्वेश्चन देख लीजिए 2001 में, जमींदारों के ऊपर कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं था। देखिए लगातार IAS में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप इसको कवर कीजिएगा। कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इसके 10 जमींदार जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी को अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली कर 1/11 हिस्सा अपने पास रखना होता था। शेष हिस्सा कंपनी को जमा करना पड़ता था। कितना देना पड़ता था? 10/11 भाग। ठीक है, जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करता था और समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से जमीन भी वापस छीन ली जाती थी। कुल मिलाकर काश्तकार पूरी तरह जमींदारों की दया पर निर्भर होता था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था तथा इस कारण बहुत से मामलों में पट्टे जारी नहीं किए जाते थे। इसी के फलस्वरूप 1859 में बंगाल रेंट अधिनियम, द बंगाल रेंट एक्ट पारित होने के 3 दशक पहले कुछ जिलों में और बंगाल बिहार सीमा के संथाल क्षेत्र के किसानों ने अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया था। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इस एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट यानी कि जमींदारी व्यवस्था लागू करने का कारण क्या था? जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना। जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, ये सही है। भू राजस्व निर्णय करना, गलत है। जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, नहीं गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एक मिनट गाइस, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, इसका आंसर सी हो जाएगा गाइस, माफ़ कीजिएगा। ये 48वीं से 52वीं BPSC में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसको नोट कर लीजिएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए
भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। और यह 56वीं से 59वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। डैश वर्ष में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा पारित किया गया। देखिए, इसको किराएदार अधिनियम कब आया था? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 1885 में आया था, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, उसी समय की ये घटना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको एक्सप्लेनेशन देख लें। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त का लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों, जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों की परिभाषित की गई थी। तो इसका डेट याद रखिएगा, कब किया गया? 1885 में। आइए देखते हैं। ISP 2017 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित कॉर्नवालिस कैसे होगा? ये तो अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है ना गाइज। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन ए गलत। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। इस तरह से आप एलिमिनेट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो। रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली थी। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के 12 महर क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। टॉमस मुनरो ने 1809 में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया। 1820 में मद्रास का गवर्नर बनने पर उसने मद्रास में लागू किया। मुनरो के शिष्य एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लगभग 51% क्षेत्र पर यह लागू था। कहाँ था? मद्रास में, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में था। यह व्यवस्था लागू थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से, सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1835 के बाद जी विंगेट और HE गोल्डस्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए। तो इन दोनों का भी नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सुधार किसने किए थे? तो नाम याद रखिएगा, जी विंगेट और HE गोल्डस्मिथ। आइए, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो हमने पढ़ा मद्रास के बारामहल जिले में। आगे आइए देखते हैं। भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। तो बंगाल और मद्रास में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? बंगाल में। और रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में। ठीक है। झारखंड PCS का क्वेश्चन था गाइस। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित किससे थे? रैयतवाड़ी व्यवस्था। हमने ऊपर में एक्सप्लेनेशन देख लिया है। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो कौन रहा था? टॉमस मुनरो रहा था। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी तो कहाँ की, किसने किया था? टॉमस मुनरो ने। ठीक है, मद्रास के बारामहल से। अंग्रेज ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो कहाँ किया था? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। सॉरी गाइस। आगे देखिए, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की थी? तो कहाँ किया था? मद्रास प्रेसिडेंसी, बारामहल जिले में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। उत्तरी भारत में तो नहीं था, पूर्वी भारत में भी नहीं था, दक्षिणी भारत में हो सकता है गाइस, पश्चिमी भारत में नहीं था। ये मुख्य रूप से दक्षिण और पश्चिम की ओर था। अगर देखा जाए तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा, दक्षिण की तरफ भी था और पश्चिम की तरफ भी था। ये एक्सप्लेनेशन पर देखते हैं। भारत में भू राजस्व वसूली हेतु प्रारंभ की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत तमिलनाडु के बारामहल जिले से प्रारंभ हुई, जिसे बाद में मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग, आधुनिक कर्नाटका का एक भाग में लागू की गई। अतः रैयतवाड़ी भू व्यवस्था के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों में पश्चिम भारत, दक्षिण भारत तथा पूर्वी भारत तीनों शामिल थे। तो इसका मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी भारत इसका आंसर होना चाहिए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल सही है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी सही है गाइस। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए मेरे अंदाज से ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2, 3 ISP 2012 का ये क्वेश्चन है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों एवं बड़े जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था का सूत्रपात कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी ज़मीन का मालिक माना जाता था, जो सीधे सरकार को कर देती थी। कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था। भूमि संरक्षण के बाद लगान के लिए किसान सरकार के बीच समझौता होता था। किसान की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था।
इसे नोट कर लीजिएगा गाइस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, तो यह कौन था? रैयतवाड़ी प्रथा, जहां पर किसान डायरेक्ट मालिकाना हक रखता था। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही? जॉन सोर, अलेक्जेंडर डफ। आइए ऊपर देखते हैं। कप्तान कैप्टन रेड और थॉमस मुनरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस मुनरो। झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो तथा अलेक्जेंडर रीड थे। भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया था। इस व्यवस्था के तहत रैयतों को भूमि के मालिकाना हक का अधिकार दिया गया था। इस व्यवस्था के संबंध में थॉमस मुनरो ने कहा था, रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। तो इसका स्टेटमेंट याद रखिएगा, किसने कहा था? थॉमस मुनरो ने। देखिए कथन और कारण के हैं। कथन, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। ये तो सही है, क्योंकि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। गाइस अलग अलग वर्ग बन गए थे, ये तो कहीं ना कहीं गलत है। उत्तर प्रदेश पीसीएस का है और इसका उत्तर दे रहा है ये कि ए भी सही है और बी भी सही है, और बी ए आर का सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका यूपीपीएससी का इसने आंसर ए माना है। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। ये व्यवस्थाएं थी अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवाड़ी व्यवस्था तथा महलवाड़ी पद्धति। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्रों में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। रैयतवाड़ी के अंतर्गत कितना था? 51% हिस्सा, जहाँ मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग जो आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है में लागू थी। महलवाड़ी पद्धति लगभग 30% हिस्से पर लागू थी, जो कहाँ कहाँ लागू था? संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ हिस्सों में लागू था। अतः स्पष्ट है कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। अतः कथन और कारण दोनों सत्य है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो याद रखिएगा 1900 में इसे पारित किया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि और गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया था। ठीक है गाइस। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी, तो कब हुआ था गाइस? 1839 में। इसको याद रखिएगा। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। यह कंपनी 5 लाख रुपए के पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में भी कार्यरत है। इसको नोट कर लीजिएगा। किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। ठीक है, 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में भू राजस्व व्यवस्था की एक नई पद्धति महलवाड़ी तैयार की। इस प्रणाली में मध्य प्रांत, पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भू व्यवस्था यानी कि भूभाग शामिल था। महलवाड़ी पद्धति में जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों के तत्व शामिल थे। पूछे गए प्रश्न में बंगाल शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। यहाँ उसकी जगह पर बंगाल प्रेसिडेंसी शब्द का प्रयोग किया जाना उपयुक्त है। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक रहते हैं गाइस, आप टेंशन ना लें, वैसे क्वेश्चन तो खैर डिलीट ही हो जाते हैं। आइए देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के लिए सही कोड का उपयोग या उत्तर चुनिए। अब कह रहा है यार, जजमानी कहाँ होगा, बालाबुट कहाँ होगा, ब्लूट और मिर्सी कहाँ होगा और अडाडे कहाँ होगा। आइए एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। काफ़ी टफ क्वेश्चन है गाइज ये, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो मुझे लगता है कि इसे, अगर आपका निगेटिव वाला एग्जाम है तो प्लीज़ इसको छोड़ ही दीजिए। देखिए, जजमानी कहाँ होगा? उत्तर भारत में। बालाबुट महाराष्ट्र में। मिरासी कहाँ हो जाएगा? ये तमिलनाडु। और अडाडे कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। तो याद कर लीजिएगा, यूपीपीएससी द्वारा उत्तर कुंज प्रश्न का उत्तर विकल्प दी दिया गया है, जो कि गलत है। मतलब यूपीपीएससी ने इसको बी माना था, जो कि गलत है। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रित राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो कितना होता था गाइस? 40% के आसपास। यद्यपि कि इस तरह के प्रश्न का उत्तर विवादित होता है, तथापि कई स्रोत ब्रिटिश भारत में औसतन सैन्य बल पर खर्च को केंद्रीय राजस्व का लगभग 40% हिस्सा मानते हैं। आइए, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाद सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी का सही परिभाषित कौन सा है? इसमें नीचे देखिए और सही परिभाषा को चुनिए।
देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जाना, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। मुझे तो लगता है इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। आगे आइए, देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी है और IAS प्री 1993 में यह क्वेश्चन पूछा गया गाइस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। धन के बहिर्गमन या अपवाद ड्रेन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। अपवाद सिद्धांत के तहत इसी अप्रतिफलित निर्यात पर बल दिया गया। दादाभाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इन तीनों बुक का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने किया था? दादाभाई नौरोजी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था? तो किसने किया? दादाभाई नौरोजी ने किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब विचार करना है तथा उनके नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। दूसरा कह रहा है धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात होता था। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है नहीं है? तो यूपीपीएससी 2017 में ये क्वेश्चन आया था गाइस, सॉरी यूपीपीएससी 2017 में एक क्वेश्चन आया था और इसका आंसर ए माना गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए देखते हैं, बहिर्गमन अथवा निकासी की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति और माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या प्रतिलाभ नहीं होता था। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, क्योंकि इस दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का धन निष्कासन के स्रोत क्या क्या थे? व्यापारिक एक अधिकार से प्राप्त लाभ, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन, कंपनी के निवेशकों को दिया जाने वाला लाभांश आदि। कंपनी द्वारा जो पैसा इंग्लैंड भेजा जाता था वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण तथा पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त होता था, परंतु इस पूंजी निवेश का उद्देश्य देश का विकास नहीं बल्कि भारतीय संसाधनों का अधिकाधिक शोषण था। 1813 के पश्चात इस आर्थिक निकास ने अप्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया और 1914 के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल उन आर्थिक ऊपरी साधनों में लगाए गए जैसे रेलवे, सड़क, व्यापारिक जहाज तथा खनिज उद्योग एवं वित्तीय संसाधनों जैसे बैंक हो गए, बीमा, वित्तीय निगम में जो अंग्रेजी उद्योग के अनुपूरक थे और इनमें भारतीय औद्योगिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। तो दादाभाई नौरोजी ने अपने धन निकासी को अनिष्ट यानी कि एविल ऑफ एविल्स की संज्ञा दी और इसे भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया था। तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित से कौन उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? दादाभाई नौरोजी थे, जुब्र सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, RC दत्त भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। IAS प्री 2015 का क्वेश्चन है। 1870 से 1905 के बीच बहुत से भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू को विश्लेषित किया। इनमें 3 लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। वो कौन थे? दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे और ICS अधिकारी थे RC दत्त यानी कि रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास का लिखा। इन तीनों का अतिरिक्त GV जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, इनकी कौन सी पुस्तक थी? तो याद रखेगा द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक संपादक कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। गोपाल कृष्ण गोखले समेत अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने तत्कालीन अर्थव्यवस्था के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण किया। ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उपनिवेशवाद है, यानी कि अंग्रेजों का होना ही सबसे बड़ा हमारी लॉस है। निम्नलिखित में से कौन दादाभाई नौरोजी के उत्सालन सिद्धांत को नहीं मानते थे या विश्वास नहीं करते थे? तो हमने देखा तो ऊपर में सर सैयद अहमद खान के बारे में, इस सर सैयद अहमद खान ना ही कांग्रेस को मानते थे और ना ही वो ये मानते थे कि कोई ड्रेन वेल थ्योरी होती है। IAS प्री 1996 का ये क्वेश्चन है। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज के विकास में भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः दादाभाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत विश्वास नहीं करते थे। ये मानते थे कि अंग्रेज का होना भारत के लिए बहुत अच्छा और मुस्लिमों के विकास के लिए बहुत अच्छा है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो याद रखिएगा 1901 में प्रकाशित हुई थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादाभाई नौरोजी हैं। यह पुस्तक 1901 में लंदन में S. सोनेस चेन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई थी।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने। सेम क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी ने 1825 से 1917 ने 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुखों दर्दों पर चर्चा करना था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुर्व्यवस्था पर प्रकाश डाला तथा धन के बहिर्गमन तथा धन के निकास सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। नोट कर लीजिएगा गाइस। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। उन्होंने किस टिकट पर जीता था? तो याद रखिएगा उदारवादी यानी कि लिबरल पार्टी, ऊपर हमने देखा है, ठीक है। लिबरल पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। ब्रिटिश शासनकाल के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। सेम क्वेश्चन है गाइस। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी थी। उनके तीन पुस्तक थे, उसका नाम याद रखिएगा। देखिए यूपीपीएससी का क्वेश्चन है ये, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। अनुद्योगिकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह प्रक्रिया 1813 में आई, ये सही है गाइस। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। व्यापारिक एकाधिकार को यहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं समाप्त किया गया था, चाय और चीन के साथ व्यापार को जारी रखा गया था, ठीक है गाइस, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसके मुताबिक सी हो जाएगा, ठीक है। भारत में अनुद्योगिकीकरण की प्रक्रिया 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का अधिकार समाप्त करने से शुरू हुई। इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। यह औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था। इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों पर बाजार बन गया था। नेक्स्ट देखिए, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी, क्या था? आइए देखते हैं। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, सही है गाइस। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों का आत्मविश्वास जगाया, ये गलत है गाइस। ये तो दयानंद सरस्वती ने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया, ये भी गलत है गाइस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। आइए देखते हैं क्या आंसर है। क्वेश्चन केवल क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। IAS प्री 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं इस चैप्टर से IAS में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड ले जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी दी थी। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने किया था गाइस, याद रखिएगा इसका आंसर। कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेजी हस्तक्षेप ने सूत कतने वाला जो लंकाशायर में रहता है, तंतुवाय बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गई। लाखों चरखे और हथकरघे ने इन असंख्य काटने वाले बुनकरों को जन्म दिया तथा वे समाज के केंद्र बिंदु बने रहे थे, किंतु अब वह इस देश में विदेशी सूती कपड़े को मानो बाढ़ आ गई। यानी कि उसका कहना था कार्ल मार्क्स का कि जो विदेश से भारत में कपड़े आ रहे थे ना मशीनों से बनकर, इससे यहाँ के जो हथकरघे थे उनकी विनाश हो रही थी, ठीक है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किया, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। अब देखिए कह रहा भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित के ऊपर विचार कीजिए। कह रहा ओरंग, बेनियान और मिरासीदार। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं गाइस, काफ़ी टफ क्वेश्चन है। ऐसे देखा जाए आंसर तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। केवल 2 और 3 यहाँ पर सुमेलित है, 2 और 3 यानी कि 2 सही है और 3 सही है, ठीक है। ओरंग फारसी शब्द है जिसका अर्थ गोदाम होता है। यहाँ पर बिक्री से पहले माल का भंडारण किया जाता था। ध्यातव्य है कि ओरंग शब्द का प्रयोग कई बार कार्यशालाओं के लिए भी किया जाता है। बेनियान पारंपरिक वाणिज्य समुदाय के व्यापारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनी एवं भारतीय कारागारों के बीच मध्यस्थता का काम करते थे। मिरासी अरबी शब्द है जिसका अर्थ उत्तराधिकार होता है। रैयतवाड़ी प्रणाली में सरकार द्वारा मिरासीदारों को राज्य का इकलौता नामित राजस्व दाता माना गया है। तो विकल्प क्या है? बी सही है। इसको नोट कर लीजिएगा, इस नया क्वेश्चन है, दोबारा एग्जाम में दिख सकता है। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजों का शासन का एक परिणाम था। भारतीय हस्तशिल्पों को निर्यात में वृद्धि, ये कहाँ से होगा? निर्यात में वृद्धि कहाँ से हो पाएगा?
भारतीयों को स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, हाँ ये हो सकता है गाइस, और डी नंबर ऑप्शन देख लें तो हम ज़्यादा अच्छा से टिक लगाएंगे। और नगरीय जनसंख्या वृद्धि ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो मैंने बोला था नीचे, यानी कि वाणिज्यीकरण बहुत ज़्यादा हुआ था, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, है ना इस समय, ठीक है। कॉमर्शियल फार्मिंग ज़्यादा होने लगे थे। तो आइए देखते हैं, आइए 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उफान पर थी, अतः इंग्लैंड को अपने उद्योगों के लिए सस्ते माल की आवश्यकता थी। इस प्रकार भारत कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बनकर रह गया। इसके अतिरिक्त भारत में पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ नई लगान नीति के कारण किसान को अब नगद राशि की आवश्यकता थी। इसीलिए किसान भी उन फसलों को उगाने के लिए विवश हुए जिनका बाजार में क्रय विक्रय हो सके, जबकि इससे पूर्व किसान केवल उन्हीं फसलों को उगाता था जिनकी खपत स्थानीय स्तर पर होती थी। चाय, रबर, कॉफ़ी, नील रेशम, जूट और तंबाकू जैसी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की शुरुआत हो गई, जो ब्रिटिश पूंजीवादी की पहली पसंद थी। इन फसलों के लिए उन्हें यूरोपीय बाजारों में अत्यधिक कीमत प्राप्त होती थी। इस प्रकार उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुए और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। तो इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में दोबारा क्वेश्चन दिख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो आइए देखते हैं गाइस, भारतीय दस्तकारी उद्योग को नष्ट हो गए थे, ये भी सही है। भारत के वस्त्र उद्योग में मशीन का बड़ा संख्या में प्रवेश हुआ था, ये भी सही है। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई, ये भी सही है। और ब्रिटिश उत्पादन का आयात पर भारी शुल्क लगाया गया, नहीं आयात पर भारी शुल्क तो नहीं लगाया गया था गाइस, यहाँ तो उल्टा शुल्क छोड़ा जाता था। तो यहाँ से देखा जाता है आंसर इसका क्या हो जाएगा गाइस, इसका आंसर आपको दे रहा है ए, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यूपीपीएससी IAS प्री 2020 का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए और इसको नोट कर लीजिएगा। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योगों में बुरा प्रभाव पड़ा। इस युग को भारत में औद्योगिकरण का काल कहते हैं। इसके लिए अग्रलिखित नीतियाँ उत्तरदायी थीं। भारत पर मुक्त व्यापार की नीति को लागू करना, भारतीय माल पर अत्यधिक चुंगी लगाना, ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत से कच्चे माल का निर्यात और रेल मार्गों का विकास, विदेशी निर्माताओं को उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाएं देना इत्यादि, इन सभी कारणों ने मिलकर भारतीय परंपरागत दस्तकारी उद्योग का विनाश कर दिया। इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने लिखा है, यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी को तोड़ दिया, चरखे का नाश कर दिया तथा जो देश सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था उसे सूती वस्त्रों से भर दिया, ठीक है। तो ये कह रहा है गाइस कि इसका जो भी कारण है ना, तो कारण सब हैं, ये दे रहा है ना, ये कारण जो है ये भी है ये भी है, लेकिन एक इसका मूल कारण क्या होगा, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। इन सबके कारण एक ही चीज़ का नाश हुआ था, कौन हुआ था, भारतीय दस्तकारी उद्योग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो। चलिए तो ये चैप्टर खत्म हो गया गाइस। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे 1857 की क्रांति, और इसको मैं आज ही रात में अपलोड करूँगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहे। और NCERT का जो हमारा सीरीज चल रहा था ज्योग्राफी का गाइस, उसको थोड़ा पॉज किया गया है। जब मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा तो उसे मैं कंटिन्यू करूँगा। चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए, जब फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय।